दोस्तों, महाराष्ट्र में जो खींचतान चल रही है सियासत, क्या इसके पीछे सिर्फ एक वो बड़ी वजह है जिसे कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो जीत मिली है, इसकी वजह से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। पहले जिस साथियों को लेकर के जो गठबंधन दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, जिनको बराबर लेके चलने की बात हो रही थी, अब बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को 20 जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब उनके पास 132 सीटें हैं, जिसकी उम्मीद पहले बीजेपी ने भी नहीं की थी। क्या यही वजह है जिसकी वजह से समीकरण अब मायावती सरकार के बदले बदले दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी के तेवर जो है महाराष्ट्र में बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी ऐसे ही उसकी रणनीति रही। सीएम पद के बाद अगर विभागों को भी उन्होंने अपने पास रखा, तो फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार क्या करने वाले हैं? इसकी बड़ी गुंजाइश कुछ दिखाई दे रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, चुनावों से पहले आपने देखा होगा कि महायुति के तीनों गठबंधन दल साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट से सभी चौंक कर रह जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरीके से एक तरफा रिजल्ट कैसे आया। बीजेपी जो कि लोकसभा चुनाव में एकदम कमजोर दिख रही थी, वो 132 सीटें जीत के चली जाती है। और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो हैं वो 57 एकनाथ शिंदे और 41 अजित पवार सीटें जीतते हैं। तो ये जो 132 सीटें बीजेपी जीतती है, इसके बाद क्या बीजेपी की रणनीति में जो बदलाव आया है, इसी वजह से एकनाथ शिंदे अजित पवार जो है साथ में खींचे चले जा रहे हैं? पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में माने जा रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह समझते देर नहीं लगी कि वो सीएम रेस में है ही नहीं। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कह दिया कि सीएम रेस में नहीं है, बीजेपी आलाकमान जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। और दिल्ली में हमने देखा कि तीनों नेता गए भी थे, वहां बैठक भी हुई थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जोर से चर्चा हुई और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। उसके बाद बात विभागों की हुई। विभागों को लेकर के कहा गया कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, और वहीं जो फाइनेंशियल जो वित्त मंत्रालय है वो अजीत पवार अपने पास रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी ये दोनों ही विभाग जो है वो अपने पास रखना चाहती है। यानी सीएम तो हमारा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाह रही है। तो ऐसे में अगर अहम विभाग भी बीजेपी अपने पास रखती है, सीएम भी उन्हीं का होता है, तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास क्या बचेगा? जी हाँ दोस्तों, क्या ये बदली हुई रणनीति इसीलिए है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से बीजेपी ने 130 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, जिसके बाद अब बीजेपी को यह पता है कि वो बहुमत से बहुत नजदीक है और ऐसे में बहुत सारी शर्तें वो अपने ढंग से मनवा सकती है अपने सहयोगियों से। तो क्या इसी वजह से ये खींचतान मची हुई है? पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था दोस्तों, उसमें खबर आई कि 22 मंत्री पद जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, 12 एकनाथ शिंदे और 10 अजित पवार के पास रहेगा। फिर हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ मंत्रियों के कुछ बयान आए, जिनसे ये समझ में आया कि एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर पर रहना चाहते हैं, यानी अजित पवार से ऊपर उनकी पार्टी जो अपने आप को देखना चाहती है। क्योंकि अजीत पवार के एनसीपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेताओं के बीच में नहीं बनती। ये हमने लोकसभा चुनाव के बाद जो बयानबाजी हुई है, जो तीखे हमले हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है। तो क्या महायुति सरकार में जब विभागों का बंटवारा होगा तो क्या असली खेल तब शुरू होगा? क्योंकि देखिए, अभी जो सीएम पद की शपथ थी, जो डेप्यूटी सीएम की पद की शपथ थी, इसको लेके एमबीए सवाल खड़े कर रहा था और इसी वजह से महायुति और बीजेपी के आला कमान ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द शपथ विधि जो है वो संपन्न कर लिया जाए, उसके बाद विभागों का बंटवारा किया जाएगा। अब विभागों का बंटवारा करना है, विधायकों को मंत्री पद देना है, इन सब को लेकर के अभी बातचीत चल रही है और होनी बाकी भी है। क्या इतनी आसानी से ये पूरा मैटर या मामला सुलझ जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति में इतना आसान दिखता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की हैं, अब बीजेपी चाहती है कि अपने शर्तों पर महाराष्ट्र में सरकार चलाई जाए। सीएम भी उनका, विभाग भी उनका, जो मुख्य विभाग है, बड़े विभाग हैं, वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी, जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार है, माफ कीजिएगा, उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या फिर ये दोनों हाथ मिलाएंगे आपस में कि अगर इनके मन की बात नहीं होती है तो क्या ये एमबीए की तरफ रुख करेंगे? ये अटकलें अभी तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते पहले तक, 5 दिन पहले तक ये अटकलें तेज थी। क्यों? क्योंकि एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, उनके बड़े नेता जितेंद्र आवाड वो मिलने पहुंचे थे एकनाथ शिंदे से। तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है? क्या भविष्य में किसी ऑप्शन को लेकर के किसी उम्मीद में हैं?
या फिर कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं एकनाथ शिंदे, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी भी गुंजाइश हो सकती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार हमने देखा कि नाराज चल रहे हैं। पहले पद गया, उसके बाद विभागों को लेकर के जो उन्होंने मांग रखी है उस पर भी जो है विचार अभी तक किया जा रहा है, वो भी अभी तक उन्हें नहीं मिला है। साथ ही साथ 6 महीने के लिए मंत्री सीएम की मुख्यमंत्री जो है पद वो मांगा था उन्होंने, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं अब जो है वो दबाव में आते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या आगे ऑप्शन उनके सामने बचता है, ये देखने वाली बात होगी। मोटे-मोटे तौर पर दोस्तों जो बात यहाँ पर है वो ये है कि बीजेपी हर वो चीज अपने पास रखना चाह रही है जो मजबूत रखे बीजेपी को महाराष्ट्र में, चाहे वो विभाग हो, चाहे सीएम पद हो। और ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपनी-अपनी पार्टियों के साथ, अपने-अपने विधायकों के साथ शरद पवार की एनसीपी छोड़ी और अलग हो गए, फिर शिवसेना टूटी, वहां से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ आ गए। तो क्या इसी दिन के लिए आए थे कि जब उनके पास विभाग भी ना बचे, उसके बाद उनके पास कोई अच्छा पद भी ना बचे, तो क्या फिर ऐसे में ऑप्शन उनके पास बचता है? इसको लेके महाराष्ट्र में गुंजाइश इस समय तेजी से चल रही है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगर असंतोष की भावना एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के भीतर होती है, अजीत पवार को लेके इतना कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे की पार्टी में अगर असंतोष की भावना होती है, एकनाथ शिंदे अगर उनके सीनियर नेता उन पर दबाव बनाते हैं या कुछ इस तरह की बात होती है, तो आने वाले समय में एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जरूर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ विधानसभा चुनाव बीता है, बीएमसी का चुनाव अभी बाकी है। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी भी मजबूत है बीएमसी चुनाव में। ये बात बीजेपी भी जानती है और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत है। ये बीजेपी बखूबी समझती है और इसीलिए भविष्य को देखते हुए बीजेपी जो है वो फैसले लेना चाह रही है और इसीलिए इतना खींचतान जो है वो मचा हुआ है। और बीजेपी भी नाराज नहीं करना चाह रही एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे, क्योंकि मराठा जो समुदाय है, मराठा मनुष्य है, वो उनके नेता हैं और उनकी जरूरत चुनावों में आने वाले पड़ने वाली है। तो इन तमाम चीजों को देख करके महाराष्ट्र की सियासत इस समय बड़ी ही कश्मकश और पेच में फंसी हुई है कि आखिर क्या रखा जाए, क्या दिया जाए, किस तरीके से नाराजगी दूर की जाए, नाराज ना हो, ये सारी चीजें जो है अभी महाराष्ट्र में चल रही है। तो दोस्तों ये करंट स्थिति जो महाराष्ट्र की है मैंने आपको बताई। तो अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी बनते बिगड़ते समीकरण पर। तब तक आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।